आइए अब ये इस टाइप के सवाल में बहुत लोग फंसे होंगे, लगाना कैसे है देखिएगा। यहाँ पर सवाल में बोला जा रहा है कि पी, क्यू और आर प्रकार की प्रत्येक वस्तुओं की कीमत क्रमशः 280 रुपया, 180 रुपया और 115 रुपये है। मतलब पी प्रकार की वस्तुएं हर एक वस्तु 280 रुपये का पड़ रहा है, क्यू प्रकार की वस्तु 180 रुपये का पड़ रहा है और आर प्रकार की वस्तु 115 रुपये का पड़ रहा है। ठीक है। रोहित प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं 4, 2 और 7 के अनुपात में खरीदता है। मान लीजिए कि पी प्रकार की वस्तु वो 4 ठो खरीदता है, क्यू प्रकार की वस्तु वो 2 ठो खरीदता है और आर प्रकार की वस्तु 7 ठो खरीदता है ना। तो अब यहाँ पर आपको जो लास्ट में दिया है उसके हिसाब से हमें काम करना है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई 4:2 और रेशियो 7, इस रेशियो में यहाँ पर सामान खरीदता है। 4 ठो सामान पी प्रकार का, 2 ठो सामान क्यू प्रकार का और 7 ठो सामान आर प्रकार का। हर एक सामान की कीमत कितनी है, तो यहाँ पर पी वाले की कीमत 280 रुपया पर वस्तु है, क्यू वाले की कीमत 180 रुपया पर वस्तु है और आर वाले की कीमत 115 रुपया पर वस्तु है। अब हमें लास्ट में देखिए कि टोटल इतना रुपए वो पेमेंट करता है, इतने रुपए में खरीदता है, मतलब 6855 रुपये में खरीदता है। यहाँ पर पूछा गया है आपसे उसने क्यू प्रकार की वस्तुएं कितनी खरीदी। अब इसे लगाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पर 280 रुपये पर वस्तु, खरीदा कितना, 4 ठो वस्तु, तो 4 गुणे 280 करिए, यहाँ पर कितना रुपया हो जाएगा टोटल, 28 दूना 56 दूना 112 यानी 1120 रुपया। ये हो गया आपका 1120 रुपये। ठीक, यहाँ पर 2 × 180 ये हो जाएगा आपका 360। ऐसे ही 7 × 115 तो कितना होगा यहाँ पर 700 और 15 से 105 यानी कि 805 हो गया ये, है ना। तो ये हो गया 805 रुपये। ये टोटल जो रुपए दे रखा है ये किसके बराबर है, यहाँ पर आपका 6855 रुपये के बराबर, 6855 रुपये के बराबर है। यहाँ पर सबको जोड़ लीजिए कितना होगा यहाँ पर, देखिए 20, 60, 80, 80 और 5 85 है ना। तो ये हो गया आपका 85 लास्ट में। ठीक है, फिर यहाँ पर 800 और 300 1100, 1100 और 1100 2200 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 2285 यूनिट की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 6855 है। अगर आप बड़े गौर से देखें तो जस्ट 3 गुना हो रहा है ये, है ना। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3 यूनिट हो जाएगी भाई। 6855 डिवाइड बाई आपको 2285 करेंगे तो 3 आएगा, 22 तियाँ 66 और 85 तियाँ 255 है ना, 85 तियाँ 255। तो 6600 और 255 जोड़ेंगे अगर तो 6855 आएगा, यानी कि 2285 का जस्ट 3 गुना है हमारा 6855। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। आपको क्या पूछा था यहाँ पर, उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी, तो क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं हैं यहाँ पर 2 वस्तुएं हैं, मतलब 2 यूनिट है। तो एक की वैल्यू अगर 3 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 3 हो जाएगी, यानी कि 6 वस्तुएं उसने क्यू प्रकार की खरीदी थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा इस टाइप के सवाल को लगाना कैसे है। इसी टाइप का एक और सवाल करेंगे, क्योंकि एक टाइप के बहुत सारे सवाल आपके हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे, इसलिए सभी सवालों को यहाँ पर लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक टाइप के 2 या 3 सवाल हम यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं। ठीक है ना, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, कॉन्सेप्ट और बेस्ट ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा रेलवे युग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे युग बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ है। 99 रुपीज़ में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए संपूर्ण गणित पढ़ सकते हैं, कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं। आज ही ज्वाइन करें। वैलिडिटी 2 ईयर्स की रखी गई है यहाँ पे। ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए और कॉन्टैक्ट करके आप बैच की पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन करना है और कहाँ पे पेमेंट करनी है। चलिए दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए, सेम उसी टाइप का सवाल है ना, लग जाएगा। देखिए यहाँ पर 280 रुपये प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 4 वस्तुएं खरीदी गई है ना। यहाँ पर पी प्रकार की जो वस्तुएं थी 280 रुपये प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 4 वस्तुएं खरीदी गई। तो 280 × 4 करेंगे, अब डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 280 × 4 वही आपका कितना आ जाएगा 112, मतलब 1120 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद 180 × 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 360। 115 × 5 करेंगे तो 15 × 5 = 75, मतलब 575 आ गया। ये आपका 575 आ गया। इन सब का टोटल इतने यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, आपको 6165 के बराबर दिया है ना, 6165 के बराबर यहाँ पर दिया है। जोड़ लीजिए, देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 80, 80 और 75 155 है ना, 8, 7, 15। ठीक है, 155 को हो गया 5 यहाँ पर। ठीक है, या फिर जोड़ लीजिए
तो यहाँ पर कितना होगा 5, ठीक है। 7 6 13, 2 15 का 5 बचा 1, 5 3 8, 8 और 11, 11 8 आपका हो जाएगा 19, 19 1 20, मतलब ये आपका हो गया आपका 2000, ठीक है, 2055। इसकी वैल्यू आपको 6155 दिया गया है, ठीक है। ये भी जस्ट 3 गुना हो रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हमें पूछा क्या था, क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं हैं, तो क्यू प्रकार की वस्तुएं 2 यूनिट हैं, एक की वैल्यू अगर 3 तो 2 की वैल्यू वही 6 के बराबर आ जाएगा, तो 6 इसका भी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ गए होंगे कैसे करना है सवाल को। आगे बढ़िए नेक्स्ट टाइप पर। अब ये सवाल दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। मध्य अनुपाती क्या होता है, प्रथम अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है, क्योंकि इन पर बेस्ड सवाल हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। देखिएगा, पहले मान लीजिए कि हमारे पास 3 संख्याएं हैं और तीनों प्रपोर्शन में है, यानी कि समानुपातिक हैं। तीनों संख्याओं को हम लोग यहाँ पर A B C मान रहे हैं, है ना। यहाँ पर अभी सवाल को नहीं करवा रहे हैं, इसके पीछे की कहानी बता रहे हैं आपको। A B C ये तीनों की तीनों आपके प्रपोर्शन में हैं। अगर प्रपोर्शन में हैं ये, तो ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ये आपका सीक्वेंस यही होना चाहिए, है ना। फर्स्ट वाला कहलाता है प्रथम अनुपात यानी कि फर्स्ट प्रपोर्शन, बीच वाला कहलाता है मध्य अनुपात यानी कि मीन प्रपोर्शन, और जो थर्ड वाला है इसको कहते हैं हम लोग थर्ड प्रपोर्शन यानी कि तृतीय अनुपात, है ना। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, अगर 3 संख्याएं दी गई हैं तो इनमें जो रिलेशन निकल कर आता है वो होता है बीच वाले का स्क्वायर, यानी कि मध्यानुपाती का जो स्क्वायर है वो इन दोनों किनारे किनारे वैल्यू के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी A इंटू सी के बराबर। समझ में आ गई बात, इस चीज़ को आपको नोट करके रख लेना है। अगर 3 संख्याएँ आपकी समानुपातिक हैं तो मध्यानुपाती का स्क्वायर जो होगा वो फर्स्ट और थर्ड प्रोपोर्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर आपके पास 4 संख्याएं हैं और वो समानुपातिक हैं, है ना, तो 4 संख्याओं के साथ समानुपातिक A है, B है, C है और D है, 4 संख्याएं हमारे पास। अब इनमें बड़ा आसान होता है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट प्रोपोर्शन, दूसरे वाले को सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड वाले को थर्ड प्रोपोर्शन और चौथे वाले को यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन बोला जाता है, ठीक ना। तो इनका नाम बड़ा सिंपल सा है। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई यानी कि A इंटू डी का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी कि B इंटू सी के बराबर। तो अगर 4 संख्याएं समानुपातिक दी गई हैं तो आपको AD इक्वल टू BC करना है, अगर 3 संख्याएं समानुपातिक हैं तो B स्क्वायर इक्वल टू AC करना है। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं इस सवाल पर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर इस सवाल में क्या बोला है, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। इसमें बोल रखा है दोस्तों, एक डेटा वैज्ञानिक ने पाया कि 2 प्रायोगिक मानों 18 और 32 के बीच मध्यानुपात को मॉडल के इष्टतम निष्पादन के लिए 25% बढ़ाने की आवश्यकता है। चलिए, तो 18 और 32 का पहले मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं, है ना। तो 18 और 32 इसके बीच में कोई वैल्यू होगी जिसको हम मीन प्रोपोर्शन कह रहे हैं, है ना। तो बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो B का जो स्क्वायर है वो 18 और 32 के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ठीक है। 18 और 32 के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब इसको देखिए, 2 इसमें से निकाल के 18 में से 2 निकाल के 32 को दे दीजिए, तो ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 64, है ना भाई। 9 दूना 18 होता है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 के साथ तो 64 बनेगा। तो 9 इंटू 64 है ये, 9 का वर्गमूल 3, 64 का वर्गमूल 8, यानी कि मध्यानुपाती कितना आया यहाँ पर 24 आ गया, है ना। इस मध्यानुपाती को 25% बढ़ाने की आवश्यकता है, तो 24 को 25% बढ़ाइए। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, यानी वैल्यू 4 से 1 बढ़ेगा। तो पहले था हमारे पास 24, है ना, पहले मध्यानुपात 24 था। अब इसमें 4 पर 1 बढ़ाइए यानी कि 5 होगा, डिवाइड में वही चीज़ रहेगा, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 छके 24 है और 6 पंचे 30, यानी कि वैल्यू अब जो हमारी मध्यानुपात है वो 30 होगी। अब आगे ये कह रहा है कि यदि यह नया बढ़ा हुआ मान जो कि 30 है, ठीक है, ये जो 30 है 18 और किसी अन्य मान के बीच का मध्यानुपाती बन जाता है। तो 18 और एक और मान y, इन दोनों के बीच में आपका बढ़ा हुआ मान आएगा जो कि 30 है ना। तो 18, 30 और y, अब इसमें हमको प्रोपोर्शन लगा लेना है ना। तो बीच वाले का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किनारे किनारे वालों से, तो बीच वाले का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर 900, ये जो 900 है 18 इंटू वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 18 इंटू वाई के बराबर। तो 18 से कटेगा 18 पंचे 90 यानी कि 50 आएगा। तो वाई की वैल्यू यहाँ पर 50 आएगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया प्रश्न था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलिए दोस्तों, मध्यानुपाती वाला ये सवाल करते हैं, 15 और 72.6 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब मध्यानुपात बीच वाला होता है और बीच वाले का स्क्वायर किनारे किनारे वाले के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बी का स्क्वायर होगा, बी मतलब बीच वाला है ना, यानी कि मध्यानुपात जो हमें निकालना है, बी का जो स्क्वायर होगा 15 और 72.6 के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया 15 इंटू यहाँ पर 72.6। ठीक है, 72 पॉइंट यहाँ पर 6। चलिए अब देखा जाए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करना पड़ेगा आपको, है ना। एक काम करते हैं कि इसमें से 72.6 में से 15 निकाल के इसको दे देते हैं। नहीं, 15 नहीं निकल पाएगा। ठीक है, 15 यहाँ पर नहीं निकल पाएगा। अगर 15 नहीं निकल पाएगा तो क्या दिक्कत है, हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15 और इसको लिख सकते हैं 726/10, है ना, 726/10 काट लीजिए। तो यहाँ पर 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा ये 2 बार में, और 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 3 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे, 36 दूना 72 और 2 3 6, 363 आ गया। 363 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर यहाँ पर 3 इसको निकाल के दे दीजिए। 363 में से 3 निकाल के इस 3 को दे दीजिए। तो यहाँ होगा 3 इंटू 3 और इसको 3 से डिवाइड करिए तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, ये हो जाएगा। अच्छा, तो b की वैल्यू कितनी होगी, इधर आके रूट लगेगा। 3 3 9 का रूट 3 होगा, 121 का रूट आप जानते हैं कि 11 होगा, तो यहाँ पर 11 3 33। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक ना, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे गए थे और बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ किए हैं। गलतियाँ मेथड में किए हैं, मेथड सही नहीं लगाते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। आपको बढ़िया तरीका बताते हैं यहाँ पर। ये 5/12 का रेशियो है ना। 5/12 का रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 5/12। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पर फिर आपको 14/31 दिया गया है, तो 14 और 31 को इस तरीके से फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए। फिर यहाँ पर 8/33 दिया गया है, तो 8/33 लिखा जा सकता है इसको। फिर 17 और 39 दिया है, तो यहाँ पर 17 और 39 लिख लिए। अब यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं कि 5 को 12 से डिवाइड करने लग जाते हैं। 12 का टेबल पढ़ते हैं, 0.4 के समथिंग आता है, ऐसा आपको नहीं करना है ना। और दूसरा तरीका ये भी है कि डिफरेंस लेना चालू कर देते हैं, जबकि डिफरेंस आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। 8 और 33 में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, तो ये वाला मेथड भी आपको नहीं लगाना है। अब मेथड लगाना कौन सा है देखते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पे आपको डिफरेंस रैंडमली बहुत ज़्यादा कहीं पर दिख रहा है, जैसे यहाँ पर आपको 7 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर आपको देख पाएंगे तो आपका 17 का डिफरेंस दिख रहा है ना, यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब यहाँ पर ऐसे केस में आपको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि 12 को 5 से डिवाइड करना है आपको। कैसे, देखिए 12 को अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 दूना 10, बचा 2 पॉइंट लगेगा तो 20 होगा, 5 चौके 20, 2.4 आएगा नीचे, है ना। अगर 12 को 5 से डिवाइड करेंगे 2.4 आएगा। ठीक है, आपको लगभग मान लिखनी है। इसी तरीके से इसको डिवाइड करिए, 31 को 14 से करना है, तो 14 दूना 28, ठीक है, बचा 3 पॉइंट लगेगा, 30 बन जाएगा। फिर 14 दूना 28, यानी 2.2 आएगा यहाँ पर। क्लियर। अच्छा, इसको डिवाइड करिए तो ये 8 चौके 32 है ना, 8 चौके 32, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा उसको भी हटाइए। इसको देखिए यहाँ पर 17 दूना 34 है ना, बस देखते जाइए आप। 17 दूना यहाँ पर 34 नीचे लिख देते हैं, 17 दूना 34। ठीक है, बचा 5 पॉइंट लगाएंगे तो 50 होगा। अब 50 है तो 17 3 54, मतलब कि लगभग 3 बार पूरा चला जाएगा, है ना, लगभग यहाँ पर 3 बार पूरा चला जाएगा। क्लियर हो गई बात, तो 2.3 आया। अब दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी आपके पास फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो तो न्यूमरेटर जितना छोटा होगा उस ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। अगर ये सबसे छोटा है तो इस पूरे की वैल्यू ओवरऑल बड़ी आएगी। न्यूमरेटर जितना छोटा, पूरा फ्रैक्शन उतना ही बड़ा। तो आपको पूछा था सबसे बड़ा अनुपात, यानी कि हम सबसे छोटा न्यूमरेटर देखेंगे। यहाँ पर सबसे छोटा न्यूमरेटर कितना है, 2.4, 2.2, 4 पॉइंट समथिंग, 2.3। सबसे छोटा है यहाँ पर ये वाला, यानी कि 2.2। ये सबसे छोटा न्यूमरेटर दे रहा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपका 14/31 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये है सबसे बढ़िया तरीका। आप थोड़ा सा समय लगा के
5 से 10 सेकंड के अंदर इनको डिवाइड कर लीजिए और देख लीजिए किसका यहाँ पे डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन दे देगा। क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट, आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। चलिए ऐसा ही एक प्रश्न और देखते हैं, इसमें भी आपको सबसे बड़ा अनुपात बताना है। 3/13 है, 3/17 है। अब बटे करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देखिए ना। चलिए ऑप्शन से ही करते हैं यहाँ पर। देखिए अगर हम 67 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर बताइए तो ज़रा। 13×5 है ना, 13×5। अब पॉइंट में समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ देखिए यहाँ पर होगा लगभग 2 के बराबर, यानी कि 1.9 के बराबर, है ना, 1.9 के बराबर यहाँ पर आएगा। ठीक है भाई, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 है ना, फिर बचा 4, 5 8 40, मतलब कि 8 आएगा। ठीक है, सॉरी 1.8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसको डिवाइड करिए तो 10 × 30 है ना, और 3 पॉइंट समथिंग 7 आएगा। क्लियर। अच्छा इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी 3×5 = 15, मतलब 5 से तो ऊपर ही जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। आपको सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए ना, सबसे बड़ा फ्रैक्शन चाहिए, मतलब सबसे बड़ा अनुपात चाहिए, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर देखिए। सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन है, 1.8 है यहाँ पर। तो सबसे छोटा अगर ये है तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन वैल्यू सबसे बड़ी होगी, मतलब अनुपात सबसे बड़ा होगा, वो 5:9 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप ऐसे सवालों को लगा लेंगे। आगे बढ़िए अगले पे। चलिए यहाँ पर ये वाला सवाल देखिए, एक बहुत तगड़ा प्रश्न है ना। अब इस सवाल को पहले तो बेसिक तरीके से समझिए कि इसमें आखिरकार हो क्या रहा है, और फिर इसके बाद एक स्मार्ट तरीका आपको बताते हैं। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आपको बोला गया कि एक रासायनिक अनुसंधान प्रयोगशाला 3 यौगिकों, 3 कंपाउंड्स हैं A, B और C का उपयोग करती है, जिसकी कॉस्टिंग 3, 5 और 7 के रेशियो में है ना। ए जो है 3 रुपये का मिल रहा है, बी 5 रुपये का मिल रहा है, और सी आपका 7 रुपये का मिल रहा है, ऐसा समझ लीजिए, है ना। जब मिश्रण में चौथे कंपाउंड डी को मिलाया जाता है तो टोटल कॉस्टिंग आपकी 40% बढ़ जाती है। ठीक है भैया, 40% बढ़ जाती है, मान लेते हैं यहाँ पर, है ना। चलिए अब देखा जाए यहाँ पे, यदि नया अनुपात आपका ABCD है तो A, B और C इन तीनों की रेशियो नहीं बदली है, पहले भी वही था 3, 5, 7। हमें यहाँ पर D का रेशियो बताना है कि D कितना होगा, है ना। चलिए बताते हैं यहाँ पर, पहले बेसिक तरीके से समझिए। यहाँ पर A, B, C किस रेशियो में कॉस्ट कर रहे हैं, A 3 रुपया का, B 5 रुपया का, और C जो है यहाँ पर 7 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर टोटल कॉस्ट पहले कुछ ना कुछ मान लीजिए, और ऐसा मानिएगा कि 3, 5, 8, 7, 15 इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3, 5, 8, 7, 15। 15 का कोई मल्टीपल ही मानिए, है ना। हम 100 रुपये यहाँ पर नहीं मानते हैं, हम 15 का कोई मल्टीपल मान लेते हैं। मान लीजिए 15 छक्के 90 मान लेते हैं। हम यहाँ पर मान रहे हैं कि पहले टोटल कॉस्ट कितना लग रहा था, 90 रुपये लग रहा था, तीनों का कुल मिलाकर 90 रुपये। अगर 90 रुपया मिल रहा था तो 15 यूनिट की वैल्यू 90, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 6 रुपये, 15 छक्के 90, 6 रुपये। तो 3 की वैल्यू 6 × 18, ये 18 रुपये का होगा, ये 6 × 5 30 रुपये का होगा, और ये 6 × 7 42 रुपये का होगा कि नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई। तो ये इतने रुपये के हो गए। अब यहाँ पर जैसे ही डी को मिलाया गया तो कॉस्ट जो है 40% बढ़ गया। तो 90 का 40% निकालिए, 90 का यहाँ पर 40% निकालिए, तो 90 का 40% का मतलब होता है 2/5, है ना। 20% यानी 1/5, तो 40% 2/5 होगा। मतलब यहाँ पर कितने रुपए आ गया, 5 से कटेगा तो 18 × 5 90, यानी कि 18 दूना 36। 36 रुपया यहाँ पर बढ़ रहा है कॉस्टिंग, 36 रुपये बढ़ रहा है। तो अब कितना होगा यहाँ पर बताइए, 36 रुपये अगर बढ़ रहा है तो अब कितना होगा, यही 36 रुपये एक्स बढ़ा रहा है ना, बाकी तो और कोई नहीं बढ़ा रहे हैं। यानी कि अगर हम कहें तो ए जो है 3 की वैल्यू 18 रखता है, नए वाले रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है, नए वाले रेशियो की बात कर रहे हैं। और 5 की वैल्यू यहाँ पर 30 है, ठीक है, 7 की वैल्यू यहाँ पर 42 है। अब x इसी की वजह से बढ़ा होगा, जो 40% बढ़ गया है, यानी कि 36। ठीक है, ये हो जाएगा 36। अच्छा, अब आप इसको यहाँ पे अगर नहीं समझ पाए हैं तो थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों ये कह रहा है कि भैया देखिए 36 रुपये बढ़ाइए, तो 90 पहले था, अब 36 रुपये बढ़ जाएगा, तो 90 और 36 126 रुपये हो गया। यानी अब जो लग रहा है, सॉरी 112 लिख रहे हैं, 126 रुपये लग रहा है, 126 रुपये लग रहा है यहाँ पर। तो अगर 126 रुपये लग रहा है तो इन सभी को ABCD में बांटिए 126 रुपये को। तो A जो है 3 यूनिट है, और 3 यूनिट है किसके बराबर, 18 के बराबर, तो 18 हो गया, ध्यान दीजिएगा। फिर B कितना है, 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू यहाँ पर 30 दी गई है, तो B 30 यूनिट हो गया।
सी की वैल्यू 7 है तो 7 की वैल्यू यहाँ पर 42 है, तो हम यहाँ पर 42 लिखेंगे। और अब इसके बाद यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखिए टोटल 126 रुपया चारों का हो रहा है। यहाँ देखिए कितना हो गया, 18, 42, 60, 30, 90 रुपया इन तीनों को मिलाकर हो गया। तो 126 माइनस 90 करेंगे तो डी को यहाँ पर 36 रुपये है ना मिलेगा। तो जो जितना बढ़ा था वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना, जितना बढ़ा था टोटल कॉस्ट में, क्योंकि रेशियो यहाँ पर 3, 5, 7 ये नहीं चेंज हो रहा है। पहले भी ABCD 3, 5, 7 था, मतलब ABC, और अभी भी ABC 3, 5, 7 है। तो जितना बढ़ा टोटल कॉस्ट में वही आपकी डी की वैल्यू हो जाएगी। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए ABCD का। इसको ऐसे 6 से हम लोग काट सकते हैं, तो 6 3 18, 6 5 30, यहाँ पर 6 7 42 और 6 6 36, यही आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, यानी x आपका 6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, ये बढ़िया प्रश्न था। आगे चलिए, अब यहाँ पर आगे नहीं, मतलब इसका एक स्मार्ट अप्रोच बताते हैं, ठीक है, इस सवाल को लगाने का एक स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। देखिएगा, टोटल कॉस्टिंग में दोस्तों, टोटल कॉस्ट में यहाँ पर 40% बढ़ जाता है। अगर कोई वैल्यू अपने आप में पहले 100% थी टोटल कॉस्ट, तो अभी कितना होगा, 40% बढ़ाइए, मतलब 140% होगा। कितना होगा, 140% होगा। इस 140 में आप देख पाएंगे कि 14 है, और 14 का मतलब इसमें पक्का है कि 7 होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यानी जो भी हमारा आंसर आएगा x का वैल्यू, टोटल सबको मिलाकर वो 7 का मल्टीपल बनना चाहिए। क्लियर हो गई बात, कैसे देखते जाइए। अब अगर हम नए वाले रेशियो को ध्यान से देखें, तो नए वाले रेशियो को जोड़िए, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 प्लस x, है ना, कितना बनेगा यहाँ पर, 15 प्लस आपका x बनेगा। इस 15 में हम क्या जोड़ें कि हमें 7 का मल्टीपल मिले, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो 140% है वो 7 का मल्टीपल है। तो 15 में क्या जोड़ें कि हमें यहाँ पर 7 का मल्टीपल मिल जाए। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो 15 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 24 मिलता है। 24 7 के टेबल में नहीं आता, मतलब पहला आंसर नहीं होगा। 15 में 8 जोड़ते हैं तो 23 मिलता है, 23 भी आपके टेबल में नहीं आता 7 के टेबल में। 15 में 4 जोड़ते हैं तो 15 4 19 होता है, 19 भी 7 के टेबल में नहीं आता, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। 15 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 15 6 21 होगा, 21 7 का मल्टीपल है, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6 यूनिट होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होता है स्मार्ट अप्रोच सोचने का। समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़िए नेक्स्ट सवाल पर। अब दोस्तों यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर जो आपके इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले प्रश्न होते हैं, ये भी बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। लगाने का सबसे बढ़िया तरीका आपको बताते हैं। 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पर। एक होता है इनकम, है ना, यहाँ पर एक होता है इनकम, दूसरा होता है एक्सपेंस जो खर्च किया गया, और तीसरा होता है यहाँ पर सेविंग। 3 चीज़ें होती हैं। इनकम में अगर खर्च निकाल दें तो हमारा बचत बचता है ना, यानी कि सेविंग बचेगा। तो I माइनस E इज इक्वल टू एस होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू E प्लस एस होता है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसमें से 2 का रेशियो दिया जाएगा, तीसरे का रेशियो पूछा जाएगा। ठीक ना, ऐसे सवालों में देखिएगा यहाँ पर क्या बोला कि भाई 2 मित्र हैं, अजय और अमित, है ना। यहाँ पर 2 मित्र हैं, एक है अजय और एक है यहाँ पर अमित। ठीक है, इन दोनों का रेशियो, इनकम का रेशियो दिया गया है। इनकम का रेशियो कितना है, 6:7 दिया गया है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ये इनकम का रेशियो है। उन दोनों में प्रत्येक हर माह 63,000 रुपये की सेविंग करते हैं, बचत कर लेते हैं। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात यानी खर्चे का रेशियो अब दे रखा है, तो बचत 63,000 रुपये हर महीने करते हैं, दोनों करते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग भी दे सकता है कि अमित कुछ और बचत करता है, कुछ और रुपए बचत करता है, और अजय कुछ और रुपए बचत करता है। तो दोनों की बचत अलग अलग भी दे सकता है, बराबर भी दे सकता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये जो था वो इनकम का रेशियो था। बाद में हमें क्या दिया गया, आपके खर्चे का रेशियो। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर का रेशियो 2 और 4 है। अच्छा, 2 और 4 को हम 1 और 2 भी तो लिख सकते हैं भाई, रेशियो ही तो है, 1 और 2 भी लिख सकते हैं भाई। 2 4 को थोड़ा सा और काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4,
1 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इतना एक्सपेंस करने के बाद आपका बचा कितना, जो सेविंग होगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे। नीचे दोनों का 63,000 रुपये बच रहा है, तो दोनों की जगह पर हम यहाँ पर 63 लिख लेते हैं। मतलब के भी लिख लीजिए, 1000 लिख रहे हैं तो के लिख लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। 63 के और यहाँ पर भी 63 के। अगर अलग अलग दोनों का सेविंग रहता तो नीचे में हम अलग अलग वैल्यू रखते, जो जितना जिसका सेविंग है, ठीक है। अब करना कैसे है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। देखिए 6 दूना 12, 7 एकम 7, है ना। तो 12 जो बड़ी होगी उसकी वैल्यू पहले रखनी है, जो छोटी होगी उसकी वैल्यू बाद में रखनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 6 दूना 12 और 7 एकम 7, 6 दूना 12 और 7 एकम 7, इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है। इतने यूनिट की जो वैल्यू होगी, अब नीचे भी देखिए यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है आपको। तो 63 का 1 गुना और 63 का 2 गुना, 63 इंटू 2 63 इंटू 1, है ना। तो 63 का 1 गुना 63 का 2 गुना, 63 के 2 गुने में से 63 का 1 गुना अगर घटाएंगे तो 63 का सिर्फ 1 गुना मिलेगा, यानी कि सिर्फ 63 के मिलेगा, है ना। 63,000 मिलेगा। हम घटा के लिख रहे हैं, 63 इंटू 2 माइनस 63 इंटू 1, तो 63 के आ जाएगा, ठीक है। तो 5 की वैल्यू जो है वो 63,000 आ गई। 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 63,000। के को 1000 लिख लेते हैं, ठीक है। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए मासिक आय किसका, अजय का। तो अजय का मासिक आय कितना है, 6 यूनिट है। 6 की वैल्यू हमें चाहिए दोस्तों, है ना। 6 की वैल्यू यहाँ पर चाहिए। चलिए निकाल लेते हैं। तो अगर 6 की 1 की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड कर लीजिए इसको, कितना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर 12 पंचे 60 और 3 बचा, तो 5 छक्के 30, है ना, यानी 126 आ गया, ठीक है। एक सेकंड 2 ही जीरो आएगा ना। चलिए अब हमें 6 की वैल्यू चाहिए, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो तो पहले बैठेगा, 6 छक्के 36, यानी कि लास्ट में 600 आएगा। अच्छा 3 जगह है, 36 बचा 3, फिर 12 छंग 72, 72 3 यहाँ पर 75 हो जाएगा, यानी कि 75,600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। एक तरीका यहाँ पर ये हो गया आपको सवाल सॉल्व करने का। अब यहाँ पर थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल वाला कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक ना। देखिए क्या पूछा था, अजय का मंथली इनकम अजय का है कितना, 6 यूनिट, ठीक है। 6 का मतलब ये है कि 6 यूनिट की वैल्यू 6 का मल्टीपल ही आएगा, यानी 6 से कटने वाला ही कोई नंबर हमारा आंसर होगा। और 6 से कटने का रूल ये होता है कि भैया 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। एक ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटेगी वही हमारा आंसर होगा। 2 से आप देखेंगे तो चारों ऑप्शन कट रहे हैं, क्योंकि सभी के सभी इवन नंबर हैं। अब आप 3 से चेक करिए, 3 से कौन सी संख्या कट रही है। तो 3 से कटने का रूल होता है अंकों का योग 3 से कटना, अंकों का योग 3 से कटना। लेकिन अगर यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिया 3 से कटने वाला, तो फिर गड़बड़ है ना। देखिए पहले ऑप्शन को अगर चेक करें तो 6 4 10 7 17, 17 3 से नहीं कटता, मतलब पहला ऑप्शन तो पक्का है, नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, 5 1 6, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 3 से कट जाता है, मतलब बी ऑप्शन भी हो सकता है ना। 6 6 12, 12 7 यहाँ पर कितना होगा, 19 जो है नहीं कटता, ये नहीं होगा। अब इसको देखिए 6 5 11, 11 7 18, मतलब बी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो ये वाला तरीका यहाँ पे नहीं काम किया, मतलब डिविजिबिलिटी रूल वाला। अगर एक ही ऑप्शन होता 3 से कटने वाला, तो वही आपका पक्का है कि करेक्ट आंसर हो जाता। समझ में आ गया होगा कैसे करना है सवालों को। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 9 यहाँ पर देखा जाए, 2 संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a का 10% और b के 20% का योगफल जो है a के 20% और b के 10% के योगफल के 3/4 के बराबर है। a और b का रेशियो चाहिए हमें, है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। भैया कह रहा है कि a का 10%, तो जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसे वैसे लिख लीजिए। a का 10%, a का मतलब मल्टीप्लाई 10%, ठीक है। अच्छा सभी में परसेंटेज लगा हुआ है, तो परसेंटेज को आप लिखिए चाहे मत लिखिए, वो बाद में कट ही जाना है, ठीक है। तो a का 10 और b का 20, है ना। तो b का यहाँ पर 20, ये जो है किसके बराबर है, इनका जो योगफल है किसके बराबर है, a का 20, तो a का 20, ठीक है, और b का 10, इसके कितने योगफल के 3/4 के बराबर है। योगफल दोनों का ले लिए, तो इसका 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, ठीक है। अब इधर उधर करके जो आपको करना है कर लीजिए। देखिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए,
आप देखेंगे तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है। अगर हम इस पूरे में से 10 कॉमन लेना चाहें तो आ सकता है, इस पूरे में से 10 कॉमन लेना चाहें तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो दोनों साइड का 10-10 कॉमन लेके हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर बचा आपके पास सिर्फ a, क्योंकि कॉमन ले लिए 10। यहाँ पर बचा 2b, है ना, तो a + 2b हो गया, यहाँ पे a + 2b हो गया, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 2a + b हो गया, 2a प्लस आपका b हो जाएगा, है ना। और ये जो 3/4 है, 3 को यहीं रहने दीजिए, और ये जो डिनोमिनेटर का 4 है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ 4 लग जाएगा। सॉल्व करिए, 4a प्लस 4 दूना 8b, ये हो जाएगा 8b, इज इक्वल टू यहाँ देखिए 6a और प्लस आपका 3b हो जाएगा। इधर उधर करके आप जोड़ घटा लीजिए। देखिए तो b को अगर इधर ले आएंगे तो 8 - 3 यानी कि 5b होगा, 5b हो जाएगा, और 6a - 4a कितना होगा 2a हो जाएगा। तो a और b का रेशियो, b को नीचे ले जाइए तो 5 और डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू a/b होगा, ठीक है। तो a और b का रेशियो 5:2 आएगा, 2:5 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। 5:2 ऑप्शन नंबर, आपको क्या पूछा था a और b का रेशियो ना, तो a/b आपका 5/2 आएगा। आई होप समझ गए होंगे। आगे चलिए नेक्स्ट पर, ये वाला प्रश्न देखिए दोस्तों। अब इसमें कई लोग क्या करते हैं ना, x मानना चालू कर देते हैं। x मान के आपको नहीं करना है, बढ़िया तरीका बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको बोला गया है कि भैया a b c तीनों का रेशियो आपको गिवन है 3, 4 और 5। आपको 2a - 3b + 4c बराबर 56 दिया गया है। c का मान बताना है। पहले तो हम लोग कोई जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ क्या, जैसे देखिए अगर c का मान पूछा है तो c का रेशियो कितना है यहाँ पर 5 यूनिट, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। c की वैल्यू जो भी होगी वो 5 का मल्टीपल होगा, यानी 5 से कटने वाला कोई नंबर होगा। आपके ऑप्शन में देखिए क्या एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 5 से कट रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 20 जो है 5 से कट जाता है, 22 नहीं कटता 5 से, 21 भी नहीं कटता 5 से, 24 भी नहीं कटता 5 से, मतलब सिर्फ एक ऑप्शन है 5 से कटने वाला, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका देखिए, अगर 2 ऑप्शन होते 5 से कटने वाले तो कैसे करते हैं यहाँ पर, है ना। तो कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, a की डायरेक्ट वैल्यू 3 ले लेनी है, b का वैल्यू 4 ले लेना है और c का वैल्यू 5 ले लेना है। यहाँ पर रखिए, देखिए a की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो 3 × 2 ये 6 होगा, प्लस b की वैल्यू अगर माइनस है ना, ठीक ना, यहाँ पर माइनस, b की वैल्यू कितना लेना है 4, तो 3 × 4 12 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 12, प्लस c की वैल्यू 5 है तो 5 × 4 यानी कि ये हो जाएगा 20। इतने यूनिट की जो वैल्यू है ना दोस्तों, वो कितना दिया गया है आपको, टोटल 56 दिया गया है ना। ये वैल्यू आपको 56 दी गई है। अच्छा कितना होगा यहाँ पे, 20 - 12 8, 8 6 14, तो 14 की वैल्यू यहाँ पर 56 है ना। मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी, 14 चौके 56 यानी 4 हो जाएगा। पूछा क्या था, c का वैल्यू 5 है, तो 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 5 की वैल्यू 5 × 4 यानी कि 20 होगा, तो 5 की वैल्यू 20। अब यहाँ से आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। b का वैल्यू पूछा जा रहा है तो 4 का वैल्यू निकालिए, 1 की वैल्यू 4 तो 4 की वैल्यू 4 चौके 16 आ जाएगी, है ना। a की वैल्यू निकालना चाहे तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। इस तरीके से किसी का भी वैल्यू यहाँ पे निकाला जा सकता है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। 4 कक्षाओं में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्रमशः 4:5, 3:2, 6:5 और 5:6 दिया गया है। किस कक्षा में लड़कों का अनुपात सबसे अधिक है? सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर पहली कक्षा में लड़कों और लड़कियों का रेशियो कितना दिया गया है, 4 और 5 दिया गया है। इसके बाद दूसरी कक्षा में यहाँ पर 3 और 2 दिया गया है। तीसरी कक्षा में 6 और 5 दिया गया है। इसके बाद चौथी कक्षा में यहाँ पर 5:6 दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो रेशियो है ये बॉयज़ का है और ये आपका गर्ल्स का है। अब बॉयज़ और गर्ल्स में देखना है कि बॉयज़ का अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें गर्ल्स का रेशियो बराबर बनाना पड़ेगा हर जगह, है ना। तो बना लीजिए। यहाँ पर देखिए कि 5 है, 2 है, 5 है, 6 है ना, अलग अलग है। तो इन अलग अलग को एक जैसे हमें बनाना है। एक जैसे बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5, 2, 5 और 6 इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, है ना। 5 × 6 = 30 आ जाएगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर 30 हर जगह बनाना है। देखते जाइए, अगर हमें
इस 5 को 30 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई। जब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो रेशियो में ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि दोनों रेशियोज़ में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब हमें 4 में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इसको 30 बनाना है तो 15 से मल्टीप्लाई, है ना। अब इधर 15 से कर दिए हैं तो इसका मतलब इधर भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक, इसको 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस 6 को 30 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब इधर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब गर्ल्स का रेशियो जो है वो सेम हो गया, हर जगह 30 30 30 हो गया। बॉयज़ में चेक कर लीजिए, पहले में 6 चौके 24, ठीक, दूसरे में 15 तियाँ 45, है ना, तीसरे में 6 छक्के 36, ठीक, और चौथे में यहाँ पर 5 पचम 25। कहाँ ज़्यादा है? सेकंड वाले में ज़्यादा है। सेकंड वाले का मतलब 3 और 2 रेशियो में ज़्यादा है, तो 3 और 2 रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे ये वाला तरीका। अब दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है दोस्तों? दूसरा तरीका थोड़ा सा और आसान है, ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पर ऑप्शंस को देखकर बताना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको देखिए कि 3 दिया है, यहाँ 2 दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रेशियो को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। मतलब ऊपर वाली वैल्यू जो है 3, ये बॉयज़ का है और हमें बॉयज़ का ही पूछा गया है, तो सीधे सीधे इसको डिवाइड मार दीजिए। 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5 होता है ना, 1.5 होता है। अच्छा, इसको देखिए 6 और 5 दिया है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 6/5 लिख सकते हैं। इसको डिवाइड मारिए, कितना होगा? 1.2 हो जाएगा, है ना, 12 पंचे 60, ठीक है। तो ये डिवाइड करने पे कितना आया? 1.2 आया। अब तीसरे वाले को देखिए, 4/5 है। अब 4 छोटा है 5 से, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये ऑलरेडी छोटा हो गया। ये जो है 5/6 है, मतलब 5 छोटा है 6 से, न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर से, तो ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो और छोटा हो गया। मतलब अब इन दोनों में हमें देखना है कि कौन बड़ा है। तो देख लीजिए, यहाँ पर 1.5 और 1.2 में कौन बड़ा है? 1.5, यानी कि 3/2 आपका बड़ा होगा, यानी ऊपर वाला लड़कों का अनुपात था, तो हमारा लड़कों की संख्या कहाँ अनुपात ज़्यादा होगी? पहले वाले में। पहले वाले का मतलब द्वितीय कक्षा में। क्लियर हो गई बात अच्छे से आपको? आगे बढ़िए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोनों मेथड आपको बता दिया गया है। चलिए इस सवाल को देखिए। अब ये सवाल दिखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन आसान प्रश्न है ना। और कभी कभी दोस्तों बेसिक मेथड ही सबसे आसान मेथड बन जाता है, तो यहाँ पर उसी मेथड से लगा लीजिए। जो जो कह रहा है उसको देखते हैं। यहाँ पर तेजस्वी, त्रिसाना और मीना 3 बहनें हैं। तेजस्वी और त्रिसाना जुड़वा हैं, इसका मतलब दोनों का एज बराबर होगा, तेजस्वी और त्रिसाना का। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तेजस्वी और त्रिसाना की आयु का जो योगफल है मीना की आयु के बराबर है। तो यहाँ पर 3 बच्चियाँ हैं, यहाँ पर तीनों बहनें तेजस्वी, त्रिसाना और मीना। ठीक है, इन दोनों का एज बराबर है, तो इन दोनों का x और x मान लीजिए, जुड़वा है ना। और मीना का जो एज है इन दोनों के सम के बराबर, तो x + x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये बात समझ में आई। 4 साल पहले तेजस्वी और मीना की आयु का अनुपात 1:3 था। 4 साल पहले तेजस्वी और मीना, तेजस्वी कितनी है यहाँ पर देखिए x, तो 4 साल पहले इसका एज कितना होगा? x - 4 होगा। और मीना की 4 साल पहले एज कितनी होगी? 2x - 4 होगा, 2x - 4 हो जाएगा। इनका जो रेशियो गिवन है वो रेशियो कितना है? 1:3, मतलब 1/3 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा x का। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3x - 4 × 12 = 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा 2x - 4। ठीक है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू है कितनी आ गई? 12 - 4 यानी कि 8 आ गया। x की वैल्यू 8 आ गई। हमें पूछा क्या था? वर्तमान से 4 वर्ष पश्चात त्रिसाना की आयु क्या होगी? तो त्रिसाना की प्रेजेंट एज कितनी है बताइए? तो त्रिसाना ये है ना, हाँ ठीक है। तो x की वैल्यू 8 है। अब से 4 साल बाद, तो 8 × 4 कितना हो जाएगा? 12 साल। 12 साल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बढ़िया सा प्रश्न था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भले ही ये सवाल लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन आसान प्रश्न है। क्या बोला? यदि 2820 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले भाग का 1/5 और दूसरे भाग के 1/8 का अनुपात 3:4 दिया है, तो पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात कितना होगा? ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बोला गया कि भैया पहला भाग हम a मान लेते हैं, है ना। तो पहले भाग का 1/5, पहले भाग का 1/5
और दूसरे भाग का यानी बी का 1/8, ठीक है, 1/8, इन दोनों का रेशियो कितना दिया है 3:4 यानी कि 3/4 ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब ये 5 नीचे आएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, है ना, क्योंकि 1 में है ये, तो 8 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि ए और बी तो रहेगा ही रहेगा, 8 आपका ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 3:4 है ना। सीधे सीधे ए और बी का रेशियो पूछा गया था क्रॉस, 5 उधर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, तो A/B कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 8 चौके 32, कुछ कट तो नहीं रहा है, 5 तियाँ ऊपर 15 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 32, तो 15:32 आएगा। इसमें बांटने के लिए भी नहीं कहा गया था कि पहले भाग को कितना मिलेगा, ये दूसरे भाग को कितना मिलेगा, ये भी नहीं पूछा था, सीधे सीधे हमें रेशियो पूछा गया था। रेशियो 15 और 32 का होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहा। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 4 ये रहा दोस्तों, किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह एक ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है जो तीसरी संख्या से 20% कम है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए, तो पहली संख्या यहाँ पर x है मान लीजिए, इसमें जैसे ही 25% बढ़ाएंगे वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगी, है ना, जो कि तीसरी संख्या से 20% कम है। अब पहली संख्या हमारी x है, इस संख्या में 25% बढ़ाइए, अगर 25% बढ़ाएंगे तो ये खुद का कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, उसमें 25% बढ़ाएंगे तो वो 125% बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो दूसरी संख्या बनी है 125% बढ़ाने से, ये किसके बराबर है, ये है तीसरी संख्या से 20% कम। तीसरी संख्या y मान लेते हैं, z मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, हम तीसरी संख्या y मान लेते हैं, इससे कितना कम है 20% कम, तो इस वैल्यू में 20% कम करिए, 80% बचेगा ये, है ना, तो 80% हो गया ये। बस इसे सॉल्व करना था और कुछ करना नहीं था आपको। परसेंट से परसेंट ख़त्म होगा और 5 से काट सकते हैं हम लोग इसको, तो 5 से ये 25 बार में कट जाएगा, है ना। तो x/y पूछा था ना हमें, पहली संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो। देखिए 5 से काटिए तो 16×5 80, है ना, और 5 से 125 को काटेंगे तो 25×5 125, मतलब 16:25 आएगा। 16:25 ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। सवाल लंबा चौड़ा देखकर आपको डर नहीं जाना है, पहले उसको पढ़िए तो भाई, आसान है कि कठिन है छोड़ के नहीं आ जाना है, ठीक ना। जबकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। आपको बोला गया कि एक विद्यालय में प्रशिक्षित यानी ट्रेंड और अप्रशिक्षित यानी अनट्रेंड टीचर्स को 5:3 के अनुपात में नियुक्त किया जाता है। मतलब आप ऐसा समझिए कि ट्रेंड टीचर 5 ठो हैं और अनट्रेंड टीचर 3 ठो हैं, है ना। तो 5 जने यहाँ पर ट्रेंड हैं और 3 जने यहाँ पर अनट्रेंड हैं। अब आगे बोला गया ट्रेंड और अनट्रेंड शिक्षकों का वेतन 4:1 के अनुपात में मिलता है। पेमेंट कितना मिलता है, ट्रेंड वालों को 4 रुपया मिलता है, अनट्रेंड वालों को 1 रुपया मिलता है, आप ऐसा समझ लीजिए, है ना। तो 5 शिक्षकों को 4 रुपये के हिसाब से मिलता है ना, मतलब कि 5 ट्रेंड थे उनको 4-4 रुपये मिलता है, 3 अनट्रेंड थे उनको 1-1 रुपया मिलता है। यदि एक महीने में सभी शिक्षकों का टोटल वेतन कितना दिया गया 4,60,000 सभी का टोटल, है ना। तो ये बताइए कि अगर 5 ट्रेंड हैं उनको 4-4 रुपया मिल रहा है, तो 5 जनों को 4-4 के हिसाब से मिलेगा तो कितना मिलेगा 20 रुपये मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पर 3-1 कम 3 रुपये मिल जाएगा इनको अनट्रेंड वालों को। ये जो टोटल पैसा है ये 4,60,000 के बराबर है। तो 20 + 3 यानी कितना 23, तो 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देख लीजिए 4,60,000, है ना। 4 लाख यहाँ पर 60,000 है। कितने जीरो है 4 जीरो, तो 4 जीरो अभी रहने दीजिए। 23 की वैल्यू 46, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2 हो जाएगी, है ना। अभी 4 जीरो नहीं लगाए हैं हमने, ठीक। अब आपको पूछा क्या गया है अनट्रेंड टीचर्स को कुल कितना वेतन भुगतान किया गया। तो अनट्रेंड कितने हैं, अनट्रेंड यहाँ पर 3 है, मतलब अनट्रेंड को 3 रुपया भुगतान किया जा रहा है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 3 की वैल्यू 6, और 6 पर अभी 4 जीरो नहीं लगाए तो उसको लगाना पड़ेगा 2 3 4 जीरो यानी कि 60,000 रुपया। तो 60,000 रुपये अनट्रेंड टीचर्स को दिया जा रहा है टोटल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना आसान सा प्रश्न था, लंबा चौड़ा लैंग्वेज देख के आप लोग डर जा रहे थे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, एक बार सवाल को बड़े इत्मीनान से पढ़ लीजिए, क्या पता बन ही जाए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर।
एज वाला क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, पढ़ेंगे और बनाएंगे। वर्तमान में वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। ठीक है भैया, यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों व्यक्तियों का आयु का योगफल आपको दे रखा है 93 वर्ष, तो वनराज की वर्तमान में एज कितनी होगी। ठीक, बोला गया है कि वर्तमान में वनराज की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी है और उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। ठीक है, पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। तो पुत्र का एज हम लोग मान लेंगे, पुत्र का एज कितना मान लेते हैं कि x है, और वर्तमान में उसके पुत्र से 3 गुनी, तो वनराज की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 वर्ष हो जाएगी, 3x हो जाएगी, मतलब 3 गुना है। ठीक है, पुत्री का एज पुत्र से 3 साल छोटा है, पुत्र से 3 साल छोटा, तो x से 3 साल छोटा, ये पुत्र की एज आ गई, है ना। तो तीनों की वर्तमान एज हमने लिख दी। ठीक है, 3x वनराज का है, ये x उसके बेटे का है और x - 3 उसके बेटी का है। ठीक है, पुत्री का है। यदि 3 साल पहले इन तीनों का टोटल 93 साल था, ये बताइए कि अगर 3 साल पहले टोटल आपका 93 वर्ष है, तो प्रेजेंट की अगर बात करें तो तीनों के टोटल में कितना एज बढ़ गया होगा बताइए। तो तीनों लोग 3-3 साल बड़े हो गए होंगे, क्योंकि ये जो 93 साल है ये 3 साल पहले का एज है टोटल। अभी कितना होगा, इस 93 में तीनों लोग 3-3 साल बड़े होंगे ना भाई। 3 साल पहले और अब में कितने का डिफरेंस है, 3 साल का। तो प्रेजेंट में तीनों लोग 3-3 साल बढ़ गए होंगे, यानी कि इस 93 में टोटल कितना साल बढ़ा होगा, 9 साल। 3-3-3 9 साल बढ़ा होगा, 9 साल इसको बढ़ा लीजिए तो ये आ जाएगा 102। ठीक है, 102 साल। तो प्रेजेंट में तीनों का टोटल 102 है, तो प्रेजेंट का एज यहाँ पर लिखा है, इन तीनों का टोटल करिए 102 के बराबर, बस यही काम आपको करना था। अब यहाँ से देख लीजिए 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई, 105 हो गई, 3 उधर चला जाएगा, है ना। अब यहाँ पर x की वैल्यू 21 आ गई, है ना। आपको पूछा क्या था, वर्तमान में वनराज की आयु कितनी होगी। x की वैल्यू अगर 21 है, 3x की वैल्यू 63 हो जाएगी, तो 63 साल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब इस सवाल को आप लोग बेसिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस हम यहाँ पर बताते हैं, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कैसे करना है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि अगर आपके पास A/B और प्रपोर्शन का साइन यहाँ पर C/D दिया गया है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अंदर वालों की मल्टीप्लाई यानी कि B और C की मल्टीप्लाई, BC बराबर बाहर वालों की मल्टीप्लाई यानी कि AD के बराबर होता है। ये तरीका होता है सॉल्व करने का, है ना। कर भी सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को, जैसे 27 × 5.6 करेंगे और 3 और x का मल्टीप्लाई, इन दोनों को बराबर कर देंगे और बराबर करके यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे काट पीट कर, है ना। ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लेंगे काट पीट कर, फिर x और y का रेशियो ले लेंगे। तो ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करिए। यहाँ पर आपके पास शुरू में लिखा गया है, शुरू में जो रेशियो दिया गया है 3/27, फिर यहाँ पर आपको प्रपोर्शन 5.6 और रेशियो यहाँ पर x दिया गया है। ठीक है, अब रेशियो का मतलब, रेशियो प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि पहले और दूसरे में जो रिलेशन है वही रिलेशन तीसरे और चौथे में होना चाहिए। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो 3 से 27 हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, हाँ गुणे में ही जाना चाहिए, 9 गुना हो रहा है, तो 3 × 27, इसका मतलब 5.6 से ये 9 गुना होगा, है ना। तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5.6 का 9 गुना, 5.6 का 5.6, अच्छा 5.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 56/10 भी लिख सकते हैं। तो 5.6 का 9 गुना कर दिए, या हमारे पास x आ गया, डायरेक्टली आ गया। ठीक, ऐसे ही y को देखिए बड़े गौर से, 5 से 35 7 गुना हो रहा है, इसका मतलब 6 से y भी हमारा 7 गुना हो जाएगा। तो 6 का 7 गुना करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, तो 6 × 7 हो गया। ये पूरा का पूरा वैल्यू आपका x है, ये पूरा का पूरा वैल्यू y है, दोनों का हमें रेशियो चाहिए था, रेशियो यहाँ पर लगा लीजिए। अब इसे काट पीट लेंगे हम लोग, है ना। चलिए 3 से काटिए, तो 3 से ये 2 बार में कटेगा, 3 से ये 3 बार में कटेगा, 2 से काटिए, ये कितनी बार में, 28 बार में कट जाएगा, है ना, 28 दूना 56। अच्छा, और 7 से भी कटेगा, तो 7 से ये डायरेक्टली 4 बार में कट गया, है ना। और अब 2 से और काट लीजिए भाई, देखिए यहाँ पर 4 × 3 = 12 हो गया, 12
और रेशियो उधर तो कुछ नहीं बचा है, मतलब एक बचा है ना, कुछ नहीं बचा है मतलब एक बचा तो है ना मल्टीप्लाई में। तो ये 10 उधर जाएगा तो 10 एक कम 10 हो गया, इसको थोड़ा और 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। तो 6:5 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे बेहतरीन तरीका आपको बता दिया इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। सेम टाइप का सवाल है दोस्तों। अब ये सवाल आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट करना है, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोग लगाकर और इस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब इसी टाइप के सवालों में आप लोग फंस जाते हैं, है ना। सवाल कह रहा है कि एक शिक्षक को 300 विद्यार्थियों को 3 समूह में यानी 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। इस प्रकार कि दूसरे और तीसरे का अनुपात यहाँ पे 3 और 7 होना चाहिए। पहले और तीसरे का रेशियो यहाँ पर 2 और 7 होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से दूसरे समूह में विद्यार्थियों की सही संख्या क्या होगी। अब देखिएगा, आपको एक तरीका बताते हैं। यहाँ पर पहले रेशियो में क्या क्या दिया गया है। पहले रेशियो में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों आपका 3 और 7, वो भी किसका किसका है, दूसरे का और तीसरे का, ठीक है। हमें कॉमन ढूंढना है, दोनों जगह क्या कॉमन है। यहाँ दूसरा और तीसरा है, फिर पहला और तीसरा का रेशियो दिया है 2 और 7, तो तीसरा यहाँ भी है और पहला और तीसरे में तीसरा यहाँ भी है, तो तीसरा जो है दोनों जगह है, दोनों जगह कॉमन है। तो कॉमन चीज़ को बीच में लिखा जाता है, ये चीज़ याद रखना है आपको, है ना। मतलब पहला हम यहाँ लिख देते हैं और बीच में हमें तीसरा लिखना है तो तीसरा को सी मान लेते हैं और बी हमारा दूसरा हो गया। या 1 2 3 लिख लीजिए, पहला समूह, फिर बीच में आपको कॉमन वाला लिखना है तीसरा समूह और फिर यहाँ पर दूसरा समूह, है ना। तो ये आपके समूह हो गए, समूह के नाम हो गए, है ना, पहला दूसरा तीसरा। चलिए अब लिखना है रेशियो उनका। तो दूसरे और तीसरे का 3 और 7 दिया है, तो दूसरे का 3 है, तीसरे का 7 है, दूसरे का 3 है, तीसरे का 7 है, ये रेशियो फिक्स हो गई, ठीक। अब पहले और तीसरे का, तो पहले का 2 है, तीसरे का 7 है, पहले का 2 है, तीसरे का यहाँ पर 7 है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बड़े गौर से, यहाँ पर आप ये पाएंगे कि भाई तीसरे का रेशियो दोनों जगह सेम है, 7 और 7 दोनों जगह सेम है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इस 2 को ऊपर लिख दीजिए, बस यही काम है आपका। तो 2 7 और 3 तीनों का रेशियो मिल जाएगा। लेकिन अगर कहीं आपका ये रेशियो दोनों जगह बराबर नहीं होता, है ना, जैसे यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर कुछ और होता, यहाँ पर 2 और 7 है ना, ठीक है, अलग अलग होता, मतलब तीसरे समूह का अलग अलग होता, तो क्या करते, तो इस वाले को आगे खिसका देते और इस वाले को यहाँ पर खिसका देते और फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम फाइनल रेशियो निकाल लेते। कितना हो जाता, 7 दूना ये हो जाएगा 14, 7 सते ये हो जाएगा 49, फिर 7 तियाँ ये हो जाएगा 21, इसको थोड़ा और काटते तो 7 दूना 14, 7 सते 49, 7 तियाँ 21, मतलब वही 2 7 3 का रेशियो आया फाइनल, है ना। अब क्या बोला, निम्नलिखित में से दूसरे समूह के विद्यार्थियों की सही संख्या कौन सी होगी। तो दूसरे समूह में 3 यूनिट है ना, इस 3 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 3 की वैल्यू अब देख लीजिए 3 से कौन कौन सी संख्या कट रही है ना। तो ये संख्या नहीं कट रही है 3 से, 72 3 से कटता है, 75 भी 3 से कटता है, 64 3 से नहीं कटता। बी और सी में से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 300। ये जो 300 है किसकी वैल्यू है, टोटल देखिए यहाँ पर रेशियो में 2 7 9, 9 और 3 यहाँ पर 12, ये जो 300 है ये 12 यूनिट की वैल्यू है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू, बस आ गया हमारे पास। 3 से कटेगा 4 बार में, 300 का 4 भाग करिए 75 आएगा, तो 75 विद्यार्थी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड समूह में, दूसरे समूह में यहाँ पर, है ना, दूसरे समूह में 3 यूनिट थे। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10 देखिएगा, ए बी, फिर यहाँ पर प्रपोर्शन दिया गया है, बी रेशियो सी दिया गया है। सी की वैल्यू 4a है, बी की वैल्यू 6 है, सी का धनात्मक मान निकालना है हमें, है ना। बस वही काम आपको करना है जो तरीका आपको बताया गया था। बीच वालों की मल्टीप्लाई किनारे किनारे वालों की मल्टीप्लाई के बराबर होती है, यानी कि b इंटू बी कितना होगा, यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा। इस b स्क्वायर की वैल्यू a इंटू सी के बराबर होगी, ठीक है। अच्छा, c की वैल्यू 4a है, b की वैल्यू 6 है, हमें c का मान चाहिए, है ना। तो c का अगर मान चाहिए तो a और b को एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए कि a की वैल्यू कितनी आएगी, c/4 हो जाएगा,
ए की वैल्यू C/4 हो जाएगी, है ना, हमें C का मान चाहिए। ठीक है, B की वैल्यू 6 है, ये है, तो बस इसमें रख लीजिए। B की वैल्यू 6 रखिए, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पर होगा 36 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है C/4, तो ये हो जाएगा C/4 और इंटू यहाँ पर C है ही, तो C इंटू C स्क्वायर हो जाएगा, ये 36 इंटू 4 होगा, तो 36 इंटू यहाँ पर 4, इधर हो जाएगा C स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा। पॉजिटिव वैल्यू चाहिए था, 6 का स्क्वायर रूट 36 का 6 और 4 का यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 यानी कि 12। ठीक है, सी का धनात्मक वैल्यू कितना होगा, 12। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये सवाल दोस्तों एक स्पेशल सवाल है। अब इसको लगाने का एक रेशियो मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आपको बताएंगे, ठीक ना। अब इसमें होता क्या है, ये सवाल, इस टाइप का सवाल कहीं भी पूछा जा सकता है किसी भी चैप्टर में आपको, है ना, रेशियो बना करके। पहले रेशियो कुछ और था, बाद में रेशियो कुछ और हो जाए, कुछ जोड़ने या घटाने से, है ना, इसी टाइप का सवाल है ये। तो ए और बी का रेशियो, आयु का अनुपात कितना दिया गया है, यहाँ पर 5 और 8 दिया गया है। ठीक है, शुरू में कितना था, 5 और 8 था। फिर बोला गया कि भैया 6 साल के बाद 3 और 4 हो जाता है, तो बाद में रेशियो आपका कितना हो गया, 3 और 4 हो गया। और ये कुछ जोड़ने या घटाने से रेशियो बदला है ना, कुछ जोड़ने या घटाने से रेशियो बदल जाए तो ऐसे केस में लगाने के लिए ये सबसे सटीक तरीका है। अब क्या जोड़ने पर हुआ है, तो ये ए का है, ये बी का है ना, तो ए में भी 6 साल जुड़ा है, 6 साल के बाद ना रेशियो चेंज हुआ है, तो ए में भी 6 साल जुड़ा है। जो चीज़ जुड़ा या घटा होता है उसको नीचे लिखते हैं, अगर जुड़ रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे, अगर घट रहा है तो निगेटिव लिखेंगे। ठीक है, और बी में भी 6 साल जुड़ा है तो इसको भी हम लोग पॉजिटिव 6 लिख देंगे। क्लियर। अब इसे लगाना कैसे है, ए का प्रेजेंट एज चाहिए था हमें, तो ए का प्रेजेंट एज निकाल लीजिए, है ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए तो, 5 चौके 20, 8 तियाँ 24, तो 24 और 20, 24 और 20 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इसको इससे, इसको इससे, 6 चौके 24, 6 तियाँ 18, तो 18 और 24 में 6 का डिफरेंस, यानी 4 की वैल्यू 6 हो गई, 1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 6/4 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर ए की वर्तमान आयु, तो ए का वर्तमान आयु कितना यूनिट है, 5 यूनिट, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बस, तो 5 की वैल्यू निकल जाएगी। 6 पंचे 30/4, तो 30 बटे यहाँ पर 4 करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, है ना, 7.5 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए चलिए। अब देखिएगा इस सवाल को, सिक्कों की संख्या वालों में आप लोग बहुत फंसते हैं। क्या बोला, एक बैग में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के 8, 4 और 3 के अनुपात में है। मतलब ऐसा समझिए, 1 रुपये के 8 सिक्के हैं, 2 रुपये के 4 सिक्के हैं और 5 रुपये के 3 सिक्के हैं, इस अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल कीमत 930 रुपये है तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी, है ना, कुल संख्या हमें निकालना है यहाँ पर। चलिए निकाल लेते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए कि 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है भैया, 1 रुपये का, 2 रुपये के भी सिक्के हैं यहाँ पे और 5 रुपये के भी सिक्के हैं। इन तीनों का रेशियो क्या क्या दिया गया है, तो 1 रुपये के सिक्के 8 हैं, है ना, यहाँ पर हो जाएगा 8, 2 रुपये के 4 सिक्के, 5 रुपये के 3 सिक्के। तो टोटल यहाँ पर ये बताइए, आप ऐसा समझिए कि भाई आपके पास अगर 5 रुपये के सिक्के हैं और n सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 5 रुपए के n सिक्के हैं, तो 5 इंटू n करेंगे तब ना आपका इतना रुपए बनेगा, आप गिन पाएंगे। भाई 5 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं तो कैसे करेंगे, कितने रुपए हुए आपके पास, 5 इंटू 2 यानी 10 रुपए हुए, तो मल्टीप्लाई करना होता है टोटल रुपए निकालने के लिए। क्लियर। तो 1 रुपये के अगर 8 सिक्के हैं तो 8 इंटू 1 यानी कि टोटल यहाँ पर 8 रुपया हो गया। फिर यहाँ 2 रुपये के 4 सिक्के हैं तो 2 इंटू 4 यानी कि यहाँ भी 8 रुपये हो गया। यहाँ देखिए 5 रुपये के 3 सिक्के, तो 5 3 यहाँ 15 रुपये हो गया, और ये चीज़ रेशियो में आया है आपका, है ना। अब देखिए 8 8 15 रेशियो में तो सिंप्लीफाई होगा नहीं। टोटल रुपए कितना दिया है, 930 रुपये। इन्हीं तीनों को जोड़ने पर आपका 930 आना चाहिए। तो देख लीजिए 24 और 15, 16 और 15, 16 और 15 कितना हो जाएगा, 31। इस 31 की वैल्यू टोटल 930 दिया गया है, 3 गुना हो रहा है ना, 31 का 3 गुना 93, तो 30 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 30 हो गई। अब हमें पूछा क्या था, बैग में कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी, है ना, टोटल सिक्कों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर ये बताना है हमें। सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना है यहाँ पर देखिए तो 8
फिर यहाँ पर आपका 4 और 3, इन तीनों का टोटल पूछा गया था, बताइए कितना होगा। तो 8 4 12 और 3 यहाँ पर 15, मतलब टोटल 15 यूनिट। एक की वैल्यू अगर 30 है तो 15 की वैल्यू निकाल लीजिए। 15 की वैल्यू कितनी होगी, 15 इंटू यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो 15 तियाँ 45 यानी कि 450। टोटल 450 सिक्के। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, बढ़िया प्रश्न है ना। एक स्कूल में विद्यार्थी 96 32 हैं तथा स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो 17 और 11 दिया गया है। लड़कों की संख्या हमें निकालनी है, यानी कि 17 यूनिट की वैल्यू चाहिए। टोटल कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पर, 96 32 है ना। मेन इसमें इसको लगाना नहीं है, इसमें कैलकुलेशन है ना, क्योंकि नंबर बड़े बड़े हैं। 17 ये किसकी वैल्यू है, जो टोटल है। तो टोटल यूनिट की वैल्यू होगी, टोटल यूनिट कितने होंगे, 17 और 11 यानी कि 28। तो ये जो वैल्यू है 28 की है, तो 28 नीचे लिख दिया। अब हमें चाहिए कि इसका मान लड़कों का रेशियो कितना है, 17 है। तो 17 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमें इसको काटना पीटना है। मेन यहाँ पर काम होता है काटना पीटना, लेकिन काटिए पीटिए नहीं। एक बार यूनिट डिजिट से काम चलाते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट अगर आपके ऑप्शन में देखेंगे तो अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, दो जगह सेम है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है। मतलब अब क्या करेंगे, तो फंस गए। डिजिटल सम लगाइए। नीचे का डिजिटल सम 1 होना चाहिए। देखिए इत्तेफाक से क्या हो रहा है, यहाँ पर 28 का मतलब 2 और 8 10 हो गया, और 10 को फिर जोड़ेंगे 1 और 0 1 हो गया। तो नीचे आप देखेंगे तो डिजिटल सम 1 आ रहा है। अब ऊपर का सिर्फ हमें डीएस देखना है। 7 और 1 कितना होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ का डीएस निकालिए कितना होगा। देखिए 9 जहाँ पे हो जाता है ना, जिसको जोड़ के उसको ख़त्म कर दीजिए। 9 का मतलब 0 होता है डीएस में, ये मान लीजिए। 9 का मतलब 0, 6 और 3 मिलाकर 9 मतलब 0, यहाँ बचा सिर्फ 2। 2 इंटू 8 करना है। 2 इंटू 8 का मतलब 16, और 16 का मतलब फिर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 और 6 यानी कि 7 आएगा। हमारा जो कैलकुलेशन आया, आंसर का डीएस 7 होना चाहिए। ऑप्शन में चेक कर लीजिए कहाँ डीएस 7 हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे 8 5 13, 13 4 17, 17 और 8 23 हो गया है ना। नहीं, 17 और 8 8 7 15 25 हो गया। ये हो गया 25, 25 का मतलब 2 और 5 यानी कि 7 हो गया। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे भी चेक करना ज़रूरी है। देखिए 8 1 9, 5 और 3 8, इसका डीएस 8 आया, तो दूसरा वाला नहीं होगा। इस 7 से मैच करना चाहिए डीएस हमारा। ठीक है, यहाँ देखिए 8 1 9, 5 5 10 का मतलब 1, ये भी नहीं होगा आंसर। यहाँ देखिए 5 2 10 8 2 10, 10 का मतलब 1, 1 और 8 9, तो 9 ये तीनों मिलाकर ख़त्म हो गए, तो बचा सिर्फ 5। यहाँ 5 आया तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। कैलकुलेशन के ये तौर तरीके आपको सीखने पड़ेंगे दोस्तों, तब जाके आप एग्जाम में जल्दी सवालों को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, 10 80 30 के चतुर्थानुपाती और 7 28 19 के चतुर्थानुपाती का अनुपात कितना होगा, है ना। रेशियो हमें निकालना है, लेकिन फोर्थ प्रोपोर्शन का। अब अगर 4 चीज़ें दी गई हैं तो उसमें पहला वाला फर्स्ट प्रोपोर्शन, दूसरा वाला सेकंड प्रोपोर्शन, तीसरा वाला फोर्थ प्रोपोर्शन, चौथा वाला फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाता है, थर्ड वाला थर्ड प्रोपोर्शन, है ना। इसमें हमें चतुर्थ अनुपात चाहिए। जो अनुपात चाहिए उस जगह पे x मान लीजिए। जैसे देखिए तो यहाँ पर 10, फिर है 80, फिर यहाँ पर 30 है, और चतुर्थ अनुपात चाहिए मतलब चौथे नंबर पे x मानेंगे, तो ये हो गया x। इसमें x की वैल्यू चाहिए। फिर यहाँ पर है 7 28, है ना, 28 19, और चौथे नंबर पे चाहिए x तो मान चुके हैं, इसके लिए y मान लेते हैं, है ना। अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शन बोलता है तो तीसरे नंबर पे हम x या फिर y मान लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ मान लेते हैं। सेकंड प्रोपोर्शन बोलता है तो सेकंड नंबर पे कुछ मान लेते हैं, उन नंबर्स के सेकंड नंबर पे। ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे किया जाए। बीच वालों की मल्टीप्लाई बाहर वालों की मल्टीप्लाई के बराबर होता है, तो 10 इंटू एक्स, ये हो गया 10x। 10x की वैल्यू 80 इंटू 3, है ना, 80 इंटू 30 हो जाएगा, तो 80 इंटू यहाँ पर 30 हो गया। देखिए x की वैल्यू कितनी होगी, 1 0 से 1 0 ख़त्म, ये 240 आ गया, 8 3 24, x की वैल्यू 240। 7y की वैल्यू इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर, है ना, तो 19 चौक 76 आ जाएगा, है ना। 7y जो है, 7y की वैल्यू कितनी होगी, 28 इंटू यहाँ पर 19 हो जाएगा, तो 7 से 4 बार में कटा तो 19 चौक 76 आ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पर 76 आ गई। हमें क्या चाहिए था, इन दोनों का रेशियो 240, है ना, और
76 का रेशियो। काट लीजिए, किससे कटेगा? 4 से कटेगा क्या? ठीक है, 4 छक्के 24, 0 60 आ गया। 4 से काटेंगे ये 19 बार में, तो 60 और 19 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहा। आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप के सवालों को दोस्तों ऑप्शन से लगाइएगा, अब ज़्यादा ताम झाम नहीं करिएगा, है ना, समय लगता है उसमें। आपको क्या बोला है इसमें? बोला है ए बी का रेशियो 2-3 है, बी सी का रेशियो 4-3 है, सी डी का रेशियो 6-7 है, ए बी सी डी चारों का रेशियो एक साथ चाहिए हमें। कोई तरीका वगैरह कुछ नहीं लगाना भाई, ऑप्शन चेक करिए। 2 और 3 का रेशियो चाहिए हमें ए और बी में। शुरू वाले में 2 और 3 का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। 16 और 24 में निकालिए रेशियो, 16 रेशियो 24, ठीक है। तो 8 दूना 16, 8 3 24, मतलब 2 और 3 का रेशियो मिल रहा है। तो पहला वाला में 16-24 है, ये हो सकता है। दूसरे वाले में भी 16-24 ये हो सकता है। 14 और 24 में 2 और 3 का रेशियो नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 16-22 में भी 2-3 का रेशियो नहीं होगा, ये वाला नहीं मिलेगा। 2 ऑप्शन बचे आपके, इन दोनों ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए। बी और सी का देखते हैं। 4 और 3 चाहिए, मतलब दूसरे वाले और तीसरे वाले में। तो यहाँ पर है आपका 24 और 16। देखिए हमें 4-3 का रेशियो चाहिए, तो ये 3 का मल्टीपल है ही नहीं भाई। इसको 3 से कैसे काटेंगे? अगर काटेंगे भी तो 8 से कटेगा, 8 3 24, 8 दूना 16। हमें 4-3 चाहिए था, जबकि 3-2 आ रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। एक बचा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ख़त्म कहानी, बस यही था, ठीक है। यही था हमारा उत्तर। इतना काम आपको कर लेना है, बाकी तरीके तो कई सारे हैं लगाने के लिए, आप उसको भी सीख सकते हैं, ठीक ना। आगे चलिए नेक्स्ट पर। चलिए देखिएगा, एक ये टाइप भी आपका पूछा जाता है सवाल। आपको दिया है, बोला है, मतलब दिया है 2:3 ए और बी का। आपको पूछा है 7, है ना, यहाँ पर 7a³ माइनस 2b³ और रेशियो को डिवाइड भी लिख सकते हैं, b³ माइनस a³। अब डायरेक्टली इनको किया जाता है कैसे? एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, होमोजेनिटी का। होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब ऊपर का पावर और नीचे का पावर सेम होना चाहिए। ऊपर भी 3-3 है, नीचे भी 3-3 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर सेम होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली ए की वैल्यू यहाँ पर 2 रखिए, बी की वैल्यू 3 रखिए। ए की वैल्यू 2 रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी रखेंगे हम? 2 यहाँ पर, और बी की वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे। बस यही करके आपको निकाल लेना है। चलिए करते हैं। यहाँ 2 रखिए, तो 2 का क्यूब 8 होगा, 8 × 7 56, 8 7 कितना हो गया? 56, माइनस बी की वैल्यू 3 रखेंगे, तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 का क्यूब 27, 27 दूना ये हो जाएगा 54, है ना, तो ये हो गया 54। नीचे b³ माइनस a³, 3 का क्यूब 27, फिर यहाँ पर 2 का क्यूब 8, ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा कितना? यहाँ पे 27 में से 8 गया तो 9 8 17 19 आ जाएगा, तो 2 और 19 का रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। इतना सा करना था आपको। आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। अब ये वाला सवाल दोस्तों बहुत सीधा सा प्रश्न है, बहुत सुशील प्रश्न है ये। क्या बोला? ए और बी का अनुपात 4 और 5 है। ठीक है भैया, 4 और 5 समझ लिए हमने, थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए। ए के वेतन में 20% बढ़ाया गया, तो अगर किसी भी चीज़ में 20% बढ़ाएंगे, एक तो वो खुद पहले से 100% होता है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, वो पहले से 100% है, उसमें 20% बढ़ाएंगे तो 120% हो जाएगा। तो 4 जो है 120% बन गया, तो 4 का 120% निकाल लिए। फिर इसके बाद बी के वेतन में 10% की कमी कर दें। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि भैया बी का वेतन पहले 5 था, ये 5 अपने आप में 100% है, इसमें 10% कम करिए, तो इसमें अगर 10% कम करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 90% बचेगा, है ना। अब इन दोनों का नया अनुपात निकालना था, तो नया रेशियो निकाल लीजिए। यहाँ पर काटा पेटी करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए परसेंट से पहले परसेंट निपट गया, है ना, 0 से 0 आपका निपट गया। 3 से काट लीजिए, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, तो 4 चौक यहाँ पर हो गया 16 और 5 तियाँ यहाँ पर हो गया 15, यानी 16 और 15 का रेशियो नया वाला आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला सवाल आप लोग समझ गए होंगे। इसको देखिएगा, ये भी एक बढ़िया प्रश्न है ना, डायरेक्ट तरीका आपको बता रहे हैं। ए बी का अनुपात 3-5 दिया है, बी सी का रेशियो यहाँ पर 2-3 दिया है, सी डी का रेशियो 3-4 दिया गया है। आपको ए और डी चाहिए, मतलब शुरू और लास्ट चाहिए। ए बी, बी सी, सी डी ऐसे अगर दिया होता है और आपको शुरू और लास्ट का चाहिए, तो ए और बी का रेशियो कितना है? 3-5। ठीक है, बी और सी का कितना है? 2-3, तो 2/3 लिख लिए। सी और डी का कितना है यहाँ पे? तो 3 और 4 है यहाँ पर, है ना। बस इन्हीं को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। फाइनल का मतलब शुरू वाले का रेशियो और लास्ट वाले का रेशियो, तो ए और डी मिल जाएगा इन सब को मल्टीप्लाई करने पे। बस इतना करना था आपको। 3 से 3 खत्म, 2 से ये 2 बार में ख़त्म, है ना। ऊपर हो गया 3,
नीचे हो जाएगा 5 दूना 10, तो 3 और 10 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। सीधा सीधा इसको लगाना था एक लाइन के अंदर, बाकी इसमें कुछ नहीं था, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो रेशियो वाले सवाल थे, पिछले क्लास में हमने 10 क्वेश्चन किया था, इस क्लास में हमने 18 क्वेश्चन किए हैं, टोटल मिलाकर 28 क्वेश्चन हो गए। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न थे, है ना, लेकिन जो एक ही टाइप के प्रश्नों को हमने बहुत सारा नहीं लिया है, मतलब एक या दो ठो हमने यहाँ पे प्रश्न उठाया है, तो उस हिसाब से टोटल यहाँ पे 28 प्रश्न और सभी टाइप यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा।